हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि एक बेहतर अंक लाना, एक अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे फिजिक्स का 35 चुना हुआ गैस प्रश्न, क्या 35 चुना हुआ गैस वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पास जो अभी समय बचा हुआ काफी लिमिटेड और इंपोर्टेंट समय है। और इस समय प्रत्येक विद्यार्थी के माइंड में एक ही क्वेश्चन रहता है, एक ही चीज की जरूरत होती है कि कहां से VVI प्रश्न मिले जो कि डायरेक्ट हमारे एग्जाम में आ रहे। तो चलिए आपके लिए लाए हैं 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से कौन से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 1 नंबर में, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि आवेशी संधारित्र पर कुल आवेश होता है। क्या होता है कि आवेशी जो संधारित्र होता है उस पर कुल आवेश क्या होता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आवेशी संधारित्र जो भी होता है तो उस पर जो कुल आवेश होता है क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। क्या हमेशा शून्य होता है। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी संधारित्र आवेशित होगा उस पर जो कुल आवेश होगा क्या होगा, हमेशा शून्य होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में, क्या एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है उसके द्वितीय कुंडली में, ध्यान से देखिएगा, द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। क्या प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है, क्या होता है, बराबर होता है या कम होता है या अधिक होता है या इनमें से कोई नहीं। क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त कि जब भी क्या हुआ, जब भी एक द्वितीय कुंडली ऊंचाई ट्रांसफार्मर रहेगा उसमें द्वितीय कुंडली में जो धारा का मान होता है प्राथमिक कुंडली के हमेशा अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। क्या प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा कम होता है। मतलब आपको सीधा सा सिंपल सा इतना याद रखना है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बारे में बात किया जाए तो उसमें हमेशा प्राथमिक कुंडली में धारा का मान अधिक होगा और द्वितीय कुंडली में धारा का मान क्या होगा, कम होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्ट। क्या है कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच के दूरी को बढ़ा दिया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती है या घटती है या अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा आप अच्छा से समझिएगा कि क्या होता है कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच के जो दूरी होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो क्या होता है कि फ्रिंज का जो चौड़ाई होता है ना वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब सीधा सा आप समझिए कि जैसे ही प्रकाश स्रोत के और पर्दे के बीच को दूरी को बढ़ाएं, क्या दूरी को हम बढ़ाएं तो फ्रिंजों की चौड़ाई भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। और आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि यदि आपको इसका PDF नोट चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसमें सभी का PDF नोट्स रहेगा। तो चलिए अगला प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है 4 नंबर का, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। क्या हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है क्या अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है किसको, क्योंकि यह ध्रुवन को प्रदर्शित करता है। क्या, क्योंकि यह ध्रुवन को प्रदर्शित करता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, क्या है कि एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमेशा क्या हो जाएगा, संवेग हो। क्या संवेग जो होता है क्या होता है, समान होता है। क्या संवेग जो होता है समान होता है। काफी इंपोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बोलते हैं कि इंपोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि P प्रकार के अर्धचालक
क्या है, ध्यान से देखिएगा कि P प्रकार का अर्धचालक के लिए शुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। P प्रकार के जब भी बात किया जाए तो उसमें शुद्ध तत्व के रूप में हमेशा बोरोन प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? बोरोन प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर कि UHF आवृत्ति का तरंग प्रायः कैसे संचारित होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष तरंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर का है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसमें हम लोग अक्सर गलती कर जाते हैं। क्या है मेरे दोस्त प्रश्न कि आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि क्या आवेश का जो होता है परिमाणीकरण जो होता है वह क्या दर्शाता है? इस तरह के प्रश्न जब भी हमारे एग्जाम में आए तो हमेशा क्या करना है कि ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन ए हमारे पास दिया गया है, ऑप्शन ए कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है, ठीक। उसके बाद बी जो ऑप्शन है, एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद सी जो है कणों पर आवेश होता है। उसके बाद डी जो है ऑप्शन नंबर, एक कण पर न्यूनतम अणु में आवेश होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आवेश का जो परिमाणीकरण जो होता है हमेशा क्या दर्शाता है कि आवेश जो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश संभव नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब कई बार रिपीटेड प्रश्न है हमारे एग्जाम में। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है 9 नंबर का प्रश्न कि विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, विभव मापी से विभवांतर को मापते हैं। उसके बाद क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होता है। क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान क्या होता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी एक। हमेशा याद रखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का जो मान होता है क्या होता है? 1 होता है। 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि हवा में ER का मान होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हवा में ER का मान होता है क्या होता है? 1 होता है। क्या 1 होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? निम्नलिखित में से कौन संबंध सही? तो सब संबंध को देखते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को जल्दी आंसर देने का एक सिंपल सा तरीका है कि सब में देखिए क्या ई वेक्टर ई वेक्टर ई वेक्टर ई वेक्टर। इसका मतलब हो गया कि वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे पूछ रहा था। वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर इक्वल टू होता है एफ वेक्टर बटा क्यू। क्या एफ वेक्टर बटा क्यू? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर रहता था? एक एकांकी चालक के लिए जो अचर रहता है कुल आवेश बटा विभव जो होता है क्या होता है? अचर रहता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। क्या होता है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसी भी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का जो मान होता है मेरे दोस्त क्या होता है? सुन, इसको आप ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं? तो खोखला गोलाकार चालक है, खोखला गोलाकार चालक के भीतर बोले तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब वो खोखला है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो उसका क्या होगा? विद्युतीय तीव्रता कुछ भी नहीं होगा। आप इस तरह से याद इसको रख सकते हैं आसानी से। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व, क्या क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है। क्या है? सिग्मा है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो इसके पास जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है क्या होता है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। क्या? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि R त्रिज्या की पृथ्वी के विद्युत धारता होती है। काफी इंपोर्टेंट है और डायरेक्ट फॉर्मूला वाला है कि R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारता होती है क्या होती है? तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट R होता है। क्या 4 पाई एप्सिलॉन नोट R होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है 17 नंबर में प्रश्न हमारे पास है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर
r दूरी पर विद्युतीय विभव समानुपाती होता है। तो विद्युतीय विभव जो समानुपाती होगा क्या होगा, 1/r² के समानुपाती होगा। क्या 1/r² के समानुपाती होगा। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि धातु का परावैद्युतांक होता है। तो क्या होता है कि धातु का जो परावैद्युतांक होता है क्या होता है, अनंत होता है। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और न्यूमेरिकल प्रश्न है। क्या है, इसको पढ़ते हैं हम लोग ध्यान से कि +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश, क्या दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। क्या है कि +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश जो है क्या वायु में परस्पर 40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा हमसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का एक सिंपल सा तरीका होता है, क्योंकि हम सबसे पहले देखिए कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास जैसे कि हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारे पास दो बिंदु आवेश है, यहाँ पे +q है यहाँ से एक, और उसके बाद दूसरा का बिंदु पर है -q। तो दोनों +q कितना दिया हुआ है हमारे पास 10 माइक्रोकूलम और -q है -10 माइक्रोकूलम। इस तरह से आवेश दिया हुआ है। ये दोनों आवेश के जो बीच का जो दूरी है क्या है 40 सेंटीमीटर। क्या 40 सेंटीमीटर, इतना हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे कि माइक्रोकूलम को हम लोग बदल देंगे कूलम में। तो 10 माइक्रोकूलम, तो 10 माइक्रोकूलम को हम लोग बदल सकते हैं कूलम में। कैसे बदलेंगे, तो 10 गुने हो जाएगा 10 के पावर -6 कूलम। तब इस दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा कि 10 के पावर -5 कूलम। ये प्लस वाला आ गया। इसी तरह से इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा कि 10 के पावर माइनस ये आएगा -10 के पावर -5 कूलम, इतना आ जाएगा। इतना जब आ जाएगा तो हम लोग एक यहाँ पे फिर यहाँ से एक चीज और यहाँ कर लेंगे कि हमारे पास जो दूरी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा 0.4 मीटर। क्या 0.4 मीटर यहाँ हो जाएगा दूरी। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि विद्युत की स्थिति ऊर्जा U बराबर होता है, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 इंटू Q2 अब बटा में R होता है। ये क्या होता है स्थिति विद्युत स्थिति ऊर्जा का फार्मूला होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9। क्या 9 गुने 10 के पावर 9 और गुने में कर देंगे Q1 इंटू Q2। तब Q1 है 10 के पावर -5 और गुने में Q2 है 10 के पावर -5 है। इस तरह से हमारे पास दिया हुआ है। अब बटा में क्या हो जाएगा R कितना है हमारे पास दिया हुआ है, R जो हमारे पास दिया हुआ है 0.4 मीटर। तो यहाँ पे कर देंगे 0.4 मीटर। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो चल आएगा क्या आ जाएगा हमारे पास -2.25 जूल आ जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -2.25 जूल। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघन पट्टिकाओं के आवेशों का योग होता है। क्या होता है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और सघन पट्टिका के आवेशों का योग हमेशा क्या होता है 0 होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 21 नंबर, काफी इंपोर्टेंट है कि 1 एम्पियर, क्या 1 एम्पियर बराबर होता है। तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है कि किसी चालक के संवहन वेग, कैसे किसी चालक के संवहन वेग जिसे VD द्वारा सूचित किया जाता है तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होता है। क्या E के बीच संबंध होता है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि अनुगमन वेग मतलब VD बराबर होता है E टाउ अब बटा में क्या होता है M होता है। क्या VD इक्वल टू होता है E टाउ बटा में M होता है। तो यहाँ पे E जो है कैपिटल स्मॉल E जो है इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद कैपिटल E है वैद्युत क्षेत्र है। तो यही इसमें और इसमें संबंध पूछ रहा है। क्या इसमें और इसमें संबंध पूछ रहा है। तो VD समानुपाती हो जाएगा E के। क्या VD समानुपाती हो जाएगा E के, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी VD समानुपाती E।
उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, कि किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजीय योग क्या होता है? हमेशा होता है शून्य से अधिक। क्या? शून्य से अधिक। उसके बाद अगला प्रश्न है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युतीय परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है। क्या होता है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युतीय परिपथ का जो प्रतिरोध होता है उसको हम आधा कर देते हैं, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? तो उत्पन्न जो ऊष्मा होती है क्या होती है? आधा हो जाती है, या दुगना हो जाती है, या 4 गुनी हो जाती है, अपरिवर्तित हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्थिर विद्युत विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का जो प्रतिरोध जब हम आधा कर देते हैं तो उसका जो उत्पन्न ऊष्मा जो होता है दुगना हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया भी। क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। तो क्या होता है? ओम मीटर हो जाता है। काफी आसान प्रश्न। उसके बाद क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई इकाई होती है क्या होती है? टेस्ला होती है। क्या? टेस्ला होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, कि लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो लॉरेंज बल का जो दिशा ज्ञात करने का नियम है क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या? लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का जो नियम है क्या? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। क्या? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान कण रहता है, जो चलते हुए कण रहता है, उसका क्या रहता है? अपरिवर्तित। क्या? हमेशा नहीं बदलता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उसका जो होता है चाल और स्थितिज ऊर्जा दोनों क्या होता है कि अपरिवर्तित रहता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन को देखते हैं। उसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए, उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए, उसका क्या है डी नंबर में कि उसे वोल्ट मापी में बदलने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त कि गैल्वेनोमीटर में हम लोग शंट का उपयोग इसीलिए करते हैं कि उसे मतलब उच्च धारा से सुरक्षित किया जाए। क्या? उच्च धारा से सुरक्षित किया जाता है, अर्थात उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। क्या है कि किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य होता है। क्या? किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, लैम्डा इक्वल टू h/mv। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है? अब काफी कम प्रश्न बचा हुआ है कि निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रति चुंबकीय। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाया जाता है। मतलब ये बात तो करेक्ट है कि विद्युत चुंबक जो होता है हमेशा नरम लोहे के बनाया जाता है। अब क्यों? क्योंकि नर्म लोहा रखती है। तो नर्म जो लोहा होता है उसी से विद्युत चुंबक क्यों बनाया जाता है? तो उसी से विद्युत चुंबक इसलिए बनाया जाता है क्योंकि नर्म लोहा जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता होता है। क्या होता है कि नर्म लोहा जो रखती है उसमें हमेशा होता है कि विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति होता है और अधिक धारणशीलता होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है। क्या? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है। हम लोग इसका जानते हैं कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, जिसे टी के द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि क्यूरी के ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। तो हमेशा एक चीज याद रखना है, एकदम सीधा सा नियम है कि क्यूरी ताप के ऊपर जो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है हमेशा क्या हो जाता है? अणुचुंबकीय पदार्थ। क्या? अणुचुंबकीय। मतलब हमेशा याद रखना है कि जब कोई लौह चुंबकीय पदार्थ रहेगा उसको क्यूरी ताप पे ले जाएंगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? अणुचुंबकीय हो जाएगा। क्या? अणुचुंबकीय हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, अणुचुंबकीय। क्या? अणुचुंबकीय। उसके बाद लास्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है कि विद्युत
विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे। कौन थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का जो आविष्कारक थे फैराडे थे। कौन? फैराडे थे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से जरूर लाइक कीजिएगा और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहता है और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।